तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 14 के बारे में और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो मैनेजर किम होते हैं वो उस फ्रीजर रूम में पहुंच जाते हैं जहां पे पहले मिंजी थी। लेकिन मैनेजर किम के यहाँ पे आने से पहले मिंजी यहाँ से चले गई थी। साथ ही साथ में मिंजी ने गैंगस्टर के सर पे मछली मार मार के उसको अनकॉन्शियस कर दिया होता है। मैनेजर किम अभी इस फ्रीजर रूम को एनालाइज कर रहे होते हैं, तभी उन्हें जमीन में पड़ा मिलता है एक लंबा सा बाल। मैनेजर किम इस बाल को देख के अपने मन में कहते हैं ये तो एक लड़की का बाल है। वहीं इतने में ही जो गैंगस्टर होता है अभी जमीन में पड़ा दर्द से कराह रहा होता है। मैनेजर किम गैंगस्टर का कॉलर पकड़ के उसको उठाते हैं और चिल्ला के कहते हैं ये तो तू ही है, आखिर तू जमीन में क्यों पड़ा है बे। मैनेजर किम इस बंदे के 3-4 रैपट मार के दोबारा से कहते हैं अबे अपना मुंह खोल, आखिर मेरी बेटी कहाँ है, मेरा जवाब दे। लेकिन गैंगस्टर की हालत पहले से ही इतनी ज्यादा खराब होती है कि ये 1-2 रैपट में ही बेहोश हो जाता है। और मैनेजर किम अभी यहाँ का मुआयना करते हुए अपने मन में बोल रहे होते हैं लगता है चद्दर के नीचे जो बंदा पड़ा है इसको किसी ने चाकू मार मार के जान से मार दिया, और ये दूसरा वाला इसको देख के लगता है इसके ऊपर किसी ने बहुत ही जोर जोर से हमले करे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों ने आपस में लड़के एक दूसरे का ऐसा हाल किया है। लेकिन नहीं, कुछ तो है जो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैनेजर किम अभी चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा ही रहे होते हैं, इतने में ही उन्हें जमीन में लिखा हुआ दिखता है डैड मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा डर चुकी हूँ। ये देख के मैनेजर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खुद से कहते हैं ये तो मिंजी की हैंड राइटिंग है, इसका मतलब मिंजी जिंदा है, वो अब भी जिंदा है। मुझे तो लग रहा था अब मिंजी नहीं रही, इसका मतलब ये लोग मिंजी की बॉडी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इनको लग रहा था कि मिंजी मर चुकी है। लेकिन कौन, इन दोनों में से वो कौन होगा जो मिंजी को छुपाने की कोशिश कर रहा होगा। आखिर इन दोनों में से वो कौन है जिसका हाथ मिंजी की किडनैपिंग पे है। मैनेजर किम को याद आता है जब शैंगमैन उनसे बच के भाग रहा था तो वो बोल रहा था आखिर तुम कौन हो, क्या चेयरमैन जू ने तुम्हें भेजा है। और कैंगमैन ने भी मैनेजर किम से मिलते ही साथ कहा था क्या तुम चेयरमैन जू हो। मैनेजर किम को समझ आ जाता है कि मिंजी अब भी जिंदा है और अब तक उसने काफी सारी मुसीबतों का सामना किया है। ये जान के मैनेजर किम गुस्से में जो यहाँ पे सामान रखा होता है उसे मुक्का मार के गिरा देते हैं और फ्रीजर रूम से बाहर भागते हुए अपने मन में कहते हैं मुझे सबसे पहले मिंजी को ढूंढना होगा, वो जरूर यहीं कहीं आसपास होगी, वो अभी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गई होगी। और जैसे ही मैनेजर किम यहाँ से जाते हैं जो गैंगस्टर जमीन में पड़ा होता है वो अपनी आंखें खोल लेता है और दरवाजे से बाहर झांकते हुए खुद से कहता है क्या वो चला गया, सच में वो साला कितना ज्यादा डरावना था, मुझे तो लग रहा था वो साला मुझे जान से मार देगा। लेकिन आखिर कैंगमिन कहाँ है, कैंगमिन के होते हुए ये आदमी यहाँ पे आ कैसे पाया। तभी हल्के से दरवाजे के खुलने की आवाज आती है और ये गैंगस्टर चुपके से दरवाजे के बाहर देखने की कोशिश कर रहा होता है और दरवाजे के बाहर अभी खड़ा होता है बर्गर जो चुपके से अंदर देख रहा होता है। ये दोनों ही अभी काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, एक दूसरे को देखते ही साथ ये एक दूसरे के सर पे मुक्के बजा देते हैं और बर्गर फटाक से दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। गैंगस्टर अंदर से चिल्लाते हुए कहता है बर्गर 1 सेकंड रुक जा, आखिर तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, कि क्या तू ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने तेरे ऊपर शक करा था। अबे तू तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानता है, मैं किसी से भी इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बन सकता। देख जो कुछ भी हुआ वो सब छोड़ और मेरी बात को सुन। लेकिन क्योंकि गैंगस्टर ने बर्गर के पहले चाकू मारे थे इसलिए अभी बर्गर बाहर से चिल्ला के कहता है भाड़ में जाओ साले। गैंगस्टर कहता है क्या तूने क्या कहा। बर्गर कहता है मैंने कहा साले हरामजादे भाड़ में जा, इस फ्रीजर रूम के अंदर से अब तू जिंदगी भर कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा साले, अब तू वहीं पे पड़ा रहे। गैंगस्टर गुस्से में कहता है साले हरामजादे तेरी इतनी हिम्मत, मैं तो पहले से ही जानता था जो हाथ तुझे खाना खिलाएंगे एक दिन तू उन हाथों को ही काट देगा। तू सच में मेरे साथ ऐसा कर रहा है मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से। तू रुक जा, एक बार बस मुझे बाहर आने दे, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ। बर्गर तू सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अबे यार बात को समझने की कोशिश कर, कुछ पल के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया था। तू तो मुझे अच्छी तरह से जानता है जब चेयरमैन जू किसी चीज में इन्वॉल्व होता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तू जानता है मैं कितना ज्यादा बेचारा इंसान हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर, वो यहाँ पे पहुँचने वाला होगा, जो किसी भी पल यहाँ पे आने वाला होगा, इसलिए जल्दी से दरवाजे को खोल बर्गर, बर्गर वो तुझे भी जान से मार देगा। तुझे लगता है वो यहाँ पे आके सिर्फ मेरी बैंड बजाएगा, वो यहाँ पे आके शैंगमैन और तुझे और बाकी सबको मार डालेगा, इसलिए हरामखोर मैं कहता हूँ जल्दी से दरवाजा खोल। और गैंगस्टर लगातार दरवाजे पे लाते मारने लगता है और कह रहा होता है हरामजादे मैंने कहा दरवाजा खोल, खोल इसे खोल हरामजादे, साले मैं तुम सबका बॉस हूँ, तुझे ये हमेशा याद रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और दरवाजे में लात मारते मारते गैंगस्टर की लात में ही दर्द होने लग जाता है। गैंगस्टर अपनी टांग पकड़ के दर्द के साथ ही कहता है तू साले हरामजादे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इतने में ही दरवाजा हल्का सा खुल जाता है और ये देख के गैंगस्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसकी खुशी एक पल में ही खत्म हो जाती है जब वो देखता है कि दरवाजे के अंदर चेयरमैन जू के बंदे पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ में उन्होंने बर्गर को धो के जमीन में लेटा रखा होता है। और अभी यहाँ पे चेयरमैन जू का मेन बंदा मैनेजर नैम आया होता है, जिसको देख के गैंगस्टर डरते हुए कहता है आखिर ये सब क्या है,
तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैनेजर नैम बस एक बात कहता है, अपना मुंह खोल। गैंगस्टर कहता है, क्या? मैं समझा नहीं। बट इतने में ही मैनेजर नैम एक लात मारता है गैंगस्टर के, जिससे गैंगस्टर दूर जाके गिरता है। इसके बाद दोबारा से मैनेजर नैम गैंगस्टर के सामने आता है और कहता है, मैंने कहा अपना मुंह खोल। अभी गैंगस्टर का मुंह खुलवा के ये बंदा गैंगस्टर के साथ क्या करना चाहता है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं जो मैनेजर किम होते हैं वो बाहर भाग रहे होते हैं काफी तेजी से और चिल्ला रहे होते हैं, मिंजी 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 बेटा, आखिर तुम कहाँ हो? मेरा जवाब दो। मिंजी अभी मैनेजर किम के कुछ ही मीटर्स आगे भाग रही होती है और उसको हल्की सी मैनेजर किम की आवाज सुनाई देती है और वो रुक जाती है और खुद से कहती है, क्या डैड? नहीं, लगता है मुझे वहम हो रहा है। आखिर डैड यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? ये सब मेरा वहम है। जहाँ मिंजी ने दोबारा से भागना स्टार्ट कर दिया होता है वही मैनेजर किम भी अभी भागते भागते चिल्ला रहे होते हैं और साथ ही साथ में अपने मन में कहते हैं, शिट, ये बहुत बुरा है। बारिश की वजह से मेरी आवाज ठीक से जा नहीं रही है दूर तक। इतने में ही मैनेजर किम देखते हैं उनके सामने से 2-3 रास्ते जा रहे हैं। अब अगर वो गलत रास्ता चूज करेंगे तो वो मिंजी को नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए मैनेजर किम कंटेनर के ऊपर ही चढ़ जाते हैं और वहाँ पे भागते भागते चिल्ला रहे होते हैं, मिंजी, अगर तुम मेरी आवाज सुन रही हो तो कुछ बोलो। मिंजी, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? तभी इतने में ही मैनेजर किम की नजर पड़ती है अपने लेफ्ट साइड में, जहाँ पे थोड़ी सी ऊपर में मिंजी एक पहाड़ को चढ़ के साइड में जा रही होती है सड़क में। और जैसे ही मैनेजर किम की नजर मिंजी के ऊपर पड़ती है तो वो सड़क के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। बट मैनेजर किम ने वहाँ पे मिंजी को जाते हुए देख लिया था। हालांकि उन्होंने मिंजी की शक्ल नहीं देखी होती, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगता है कि वो मिंजी ही है। मैनेजर किम चिल्ला के नीचे से बोलते हैं, मिंजी, क्या वो तुम हो? बेटा इस तरफ देखो। लेकिन बारिश की वजह से मिंजी को मैनेजर किम की आवाज नहीं आ रही होती है और मिंजी सड़क में आके खुद से कहती है, चलो मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँच गई। मिंजी सड़क में पहुँचते ही यहाँ पे गाड़ियों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है। तभी मिंजी देखती है उसके सामने से एक गाड़ी आ रही है और मिंजी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरी मदद कर दो। गाड़ी के अंदर लड़का और लड़की बैठे होते हैं। लड़की लड़के से कहती है, हे हनी, जरा वहाँ पे देखो, एक स्टूडेंट वहाँ सड़क के बीच में खड़ी है, क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? क्यों, मैंने सही कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, है ना? लेकिन लौंडा काफी ज्यादा हरामी होता है। वो मिंजी के बगल से गाड़ी को भगा देता है और कीचड़ मिंजी के मुंह पे जाके गिरता है। जहाँ मिंजी अभी हक्की बक्की खड़ी होती है वहाँ लड़की कार के अंदर लड़के से कहती है, ओह हनी, आखिर तुम उस लड़की को इग्नोर कैसे कर सकते हो? लड़का कहता है, बेब, वो बस एक स्कैमर है। आजकल सड़क के बीच में कोई अच्छी भावना से खड़ा नहीं होता, ये बस लोगों को धोखा देना चाहते हैं। अच्छा तुम ही मुझे बताओ, आजकल हर किसी के पास मोबाइल होता है, अगर उसको मदद की जरूरत थी तो वो पुलिस को भी तो फोन कर सकती थी, है ना? वो लड़की सोच रही थी कि वो मेरा बेवकूफ बना देगी, लेकिन वो पूरी तरह से गलत थी। वही जो मैनेजर किम होते हैं कंटेनर्स के ऊपर से किसी सुपर हीरो की तरह उछल उछल के आ रहे होते हैं और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो भी सड़क तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो सड़क में सामने की तरफ देखते हैं तो उनके चेहरे में हमें एक हैरानी नजर आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रीजर रूम का सीन, जहाँ पे मैनेजर नैम अभी एक एक करके प्लास से गैंगस्टर के सारे दांत निकाल रहे होते हैं और गैंगस्टर की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो जाती है और गैंगस्टर कहता है, हरामजादे, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है तू? मैनेजर नैम गैंगस्टर के बाल पकड़ता है और उसका एक और दांत निकाल लेता है और इस पूरे इलाके में बस गैंगस्टर की चीखें सुनाई दे रही होती हैं। इसके बाद मैनेजर नैम कहता है, आखिर तूने ऐसा क्यों करा? हमने आखिरी बार तुझे जीने का मौका दिया था, हमारे दिए मौके को बर्बाद करके तू हमसे लड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? चेयरमैन तुझसे पूछना चाहते हैं, क्या तू इस मामले को पुराने तरीके से हैंडल करना चाहता है? अभी जो गैंगस्टर होता है इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और हम देखते हैं इस गैंगस्टर की पुरानी यादें, जहाँ पे कुछ सालों पहले ये गैंगस्टर एक जगह पे काम करता होता है। अभी हमें इस गैंगस्टर की ही वॉइस ओवर आती है और ये गैंगस्टर कहता है, मैं पहले एक सर्विस कंपनी में काम किया करता था, वो कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन का एक हिस्सा थी। मेरा काम था एरिया से लोगों का साफ सफाया करना जो अपनी जमीनें छोड़ के वहाँ से जा नहीं रहे थे। मैंने उस कंपनी में रह के काफी अच्छी तरह से काम करा, जिस वजह से उस कंपनी के बड़े लोग मेरे काम से खुश हो गए थे। लेकिन एक दिन मेरे बॉस ने मुझे देर रात को छत में बुलाया। मेरा बॉस मुझसे कुछ ऐसी बातें करने लगा जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। जो इस गैंगस्टर का बॉस होता है छत में बुला के उससे कुछ इस तरह की बातें कर रहा होता है, तुम्हें पता है ये अपार्टमेंट यहाँ पे 40 सालों से है, लेकिन उसके बावजूद भी इस जगह का रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मतलब मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अगर हमें यहाँ पे रीडेवलपमेंट करने का मौका मिल जाएगा तो हम काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। गैंगस्टर अपार्टमेंट से नीचे की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर साला ये बोल क्या रहा है, इससे मेरा क्या लेना देना
करना। इतने में ही जो गैंगस्टर का बॉस होता है वो उसे अपार्टमेंट से नीचे धक्का दे देता है, जिससे गैंगस्टर के हाथ पैर टूट जाते हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। और ये न्यूज चारों तरफ छा जाती है कि एक बंदा पुरानी बिल्डिंग से नीचे गिर गया। असल में इस गैंगस्टर को धक्का इसलिए दिया गया होता है ताकि हर जगह ये बात फैल सके कि वो जो बिल्डिंग्स है वो काफी ज्यादा पुरानी है और अब वो बिल्डिंग्स लोगों के लिए सेफ नहीं है, इसलिए उनका रीडेवलपमेंट होना चाहिए। यानी कि जो कंपनी के बड़े मालिक होते हैं उन्होंने जानबूझ के ये करवाया होता है और ऑब्वियसली कंपनी का बड़ा मालिक होता है चेयरमैन जू। गैंगस्टर जब न्यूज में सारी की सारी चीजें देखता है तो उसको सारा का सारा खेल समझ आ जाता है। उसके कुछ समय बाद जब गैंगस्टर पूरी तरह से रिकवर हो जाता है तो सबसे पहले वो उस बंदे को पकड़ता है जिसने उसे छत के ऊपर से धक्का दिया था। वो बंदा अभी रोते रोते गैंगस्टर को बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, प्लीज मुझे बस एक बार माफ कर दो। लेकिन गैंगस्टर उस बंदे को जान से मार देता है और इसके बाद हमें गैंगस्टर की वॉइस ओवर आती है, मैंने उसे जान से मार दिया क्योंकि मैं जानता था माफ करना और बर्दाश्त करना कितना ज्यादा बेकार होता है। अगर तुम किसी को माफ करते हो या फिर कुछ बर्दाश्त करते हो तो आगे जाके तुम्हें काफी ज्यादा परेशानी होती है और इस तरह मैंने अपने बॉस को मार के उसकी जगह ले ली। तो खैर जो अब गैंगस्टर होता है अपनी बॉस की कुर्सी में बैठ चुका होता है। इतने में ही गैंगस्टर को एक कॉल आता है जिसमें कोई बंदा गैंगस्टर को कहता है, हेलो चेयरमैन तुमसे प्राइवेट में मिलना चाहते हैं, प्लीज यहाँ पे आओ और हमसे मिलो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट का सीन जहाँ पे चेयरमैन जो अभी अपने कुछ बंदों के साथ होता है और इतने में ही गैंगस्टर भी यहाँ पे पहुंच जाता है। ये जो सीन अभी चल रहा है इसके साथ साथ में ही गैंगस्टर की हमें वॉइस ओवर आती है, पहली बार ही उसको देख के मुझे पता चल गया था कि यही इंसान मुझे मरवाना चाहता है। उस वक्त मेरे सामने वो काफी ज्यादा हंस खेल के बात कर रहा था और कुछ न कुछ बोले जा रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में उस वक्त बस एक ही बात चल रही थी कि मैं इससे बदला कैसे लूं, मैं इसको जान से कैसे मारूं। तभी हम देखते हैं ये जो पास्ट का सीन होता है, यहाँ पे चेयरमैन जो अपनी जगह से उठते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है तू मेरी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तेरा दिमाग कहीं और है। गैंगस्टर चौड़े में कहता है, आखिर मैं तुम सबकी बातें क्यों सुनूं बे सालो हराम जादो। मैनेजर नैम अभी गैंगस्टर को मारने के लिए आगे आ रहा होता है, लेकिन चेयरमैन जू मैनेजर नैम को रोक लेता है। साथ ही साथ में गैंगस्टर के साथ भी यहाँ पे उसके कुछ बंदे होते हैं जिन्होंने अपने अपने चाकू बाहर निकाल लिए होते हैं। इसके बाद चेयरमैन जू दोबारा से बोलना स्टार्ट करता है और कहता है, तो तुम सब गाँव के इलाके से हो, दरअसल मैं भी ऐसे ही इलाके से हूँ, तुम कभी मेरे गाँव के इलाके में आओगे तो तुम्हें वहाँ पे एक खाड़ी देखने के लिए मिलेगी। गैंगस्टर गुस्से में कहता है, आखिर इन सारी बातों का क्या मतलब है, तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहा है। लेकिन चेयरमैन जो अब भी बोले जा रहा होता है और कहता है, और तुझे पता है हमारे पास एक बड़ा सा कुत्ता भी है जिसे हम गार्डन में रखते हैं। वो पहले बहुत ही ज्यादा एक जंगली और खूंखार कुत्ता हुआ करता था, कई बार तो उसने मुझे काटने की कोशिश भी करी, और तुझे पता है मैं उस कुत्ते को काबू में कैसे लेके आ पाया। क्या तू जानना चाहता है उस जंगली कुत्ते को मैंने एक पालतू कुत्ता कैसे बनाया। गैंगस्टर चौड़े में कहता है, क्या पालतू कुत्ता बनाया, आखिर तू क्या बकवास कर रहा है। इतने में ही चेयरमैन जो अपने एक बंदे को अपने सर से इशारा करता है और वो बंदा यहाँ पे एक गरम गरम पतीला लेके आता है जो कि स्पेशली इस गैंगस्टर के लिए ही लाया गया होता है। और भाई लोग अभी जो हमें एक गैंगस्टर की पास्ट की बातें बताई जा रही हैं, ये बातें अभी प्रेजेंट वाला गैंगस्टर ही हम लोगों को बता रहा है। हमें गैंगस्टर की दोबारा से वॉइस ओवर आती है और गैंगस्टर कहता है, द फेरल डॉग, यही नाम था उस ग्रुप का जो मैंने बनाया था। उन्होंने जो कुछ भी उस वक्त मेरे साथ करा, क्या वो इसी वजह से करा था। असल में जो गरम गरम पतीला यहाँ पे एक बंदा लेके आया था उसके अंदर उबाले हुए आलू और मूली थे, और इन गरम गरम आलू और मूली को मैनेजर नैम ने जबरदस्ती गैंगस्टर के मुंह पे दिया होता है और बहुत ही बेरहमी से इस गैंगस्टर के सारे दांत तोड़ दिए होते हैं। गैंगस्टर की वॉइस ओवर आती है, उस वक्त उसने मुझसे कहा था जो उसके पास जंगली कुत्ता था उसको पालतू बनाने के लिए वो गरम गरम आलू और मूली उसके मुंह पे डाल दिया करते थे। उसके बाद वो उस कुत्ते के सारे दांत उखाड़ना शुरू करते थे, जिससे कुत्ते को ये एहसास होता था कि उसे अपने मालिक का कहना मानना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया था उसी तरह से इस गैंगस्टर को भी इन्होंने पालतू बनाया। जब ये लोग पास्ट में गैंगस्टर के सारे दांत निकाल देते हैं तो गैंगस्टर मरी हुई हालत में कहता है, तुम मुझे जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मुझे माफ कर दो, बस मैं तुम्हारा कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज रुक जाओ। साथ ही साथ में पीछे से गैंगस्टर की वॉइस ओवर आ रही होती है, उस दिन से मैं पूरी तरह से उनका पालतू बन गया था, उस दिन से मैं अपनी जिंदगी उनके कुत्ते की तरह बिता रहा था। वो जब मुझे किसी को मारने के लिए कहते थे तो मैं उनके कहने में किसी को भी मार देता था, वो जब मुझे झुकने के लिए कहते तो मैं झुक जाता,
जब उठने के लिए कहते तो मैं उठ जाता। और यही है मेरी कहानी जो अब तक मेरे साथ हुआ है। इस गैंगस्टर की सारी पुरानी कहानी जानने के बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं, जहाँ पे मैनेजर नैम इस गैंगस्टर से कहता है, चेयरमैन पूछ रहे हैं क्या तो इस मामले को पुरानी तरह से हैंडल करना चाहता है। भले ही तूने ऐसा काम करा है जिसको हम माफ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी चेयरमैन को ऐसा लगता है कि तू हमारे बाद में काम आ सकता है। इस बारे में बहुत ज्यादा ध्यान से सोच और खुद डिसाइड कर कि तेरे साथ अब क्या करना चाहिए। गैंगस्टर के अभी आंसू खून सब कुछ टपक रहा होता है, लेकिन ऐसी हालत में होने के बावजूद भी गैंगस्टर कहता है क्या एक और चांस? तुम मुझे एक और मौका देना चाहते हो और उसके बाद तुम मेरे साथ क्या करोगे? क्या मुझे बहुत ही बेरहमी से मारोगे या फिर मुझे ब्लैकमेल करोगे या फिर तुम लोगों के गुनाहों को छुपाने के लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा? इतने में ही मैनेजर नैम इस बंदे के बगल में आता है और कहता है, प्लान ये है कि जिस लड़की को किडनैप करके मार दिया गया है उस लड़की के खून का इल्जाम हमें किसी दूसरे नेता के ऊपर लगाना है जो हमारे खिलाफ है। चेयरमैन जो ये सारा का सारा मामला किसी और बंदे के सर पे थोपना चाहते हैं। तू समझ रहा है ना, चेयरमैन जो कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। चेयरमैन जो एक ऐसे इंसान है जो परेशानियों को भी अपॉर्चुनिटीज में बदल देते हैं। गैंगस्टर कहता है तो तू मुझे बोल रहा है चेयरमैन जू ने इतने कम समय में इतनी सारी बातें सोच ली? मुझे लगता है मुझे इस बात के लिए काफी ज्यादा सतर्क रहना है कि मेरा सामना किन लोगों से हो रहा है। क्या तुम मुझे एक सिगरेट दे सकते हो? तभी चेयरमैन जू का एक बंदा गैंगस्टर के मुंह पे सिगरेट रख के जलाने लगता है और गैंगस्टर सिगरेट के एक दो कस मार के कहता है, मुझे नहीं पता ये बारिश है या फिर नहीं, लेकिन इसका स्वाद काफी ज्यादा अच्छा है। क्या तुम जानते हो जिंदगी का स्वाद कैसा होता है? क्या जिंदगी का स्वाद मीठा होता है या फिर खट्टा होता है? मेरी मानो तो जिंदगी का स्वाद इन दोनों में से किसी भी तरीके का नहीं होता है, क्योंकि खट्टे और मीठे की बातें सिर्फ लड़कियां करती हैं। एक आदमी के लिए जिंदगी का स्वाद खून के जैसा होता है। और ये गैंगस्टर अभी खुद की जीभ काट के खुद को जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि इतने से वो मरने वाला नहीं, लेकिन चेयरमैन जू का एक बंदा इसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है, सर इसके खून निकल रहा है, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? तभी गैंगस्टर फटी हुई हालत में कहता है वैसे तुम्हें मैं ये बताना तो भूल ही गया, वो लड़की अब भी जिंदा है। इसका मतलब तुम सबकी अब वाट लगने वाली है और उस लड़की का बाप। इतने में ही मैनेजर नैम उछल के एक मुक्का मारता है जिससे गैंगस्टर बेहोश हो जाता है। मैनेजर नैम सीरियस होकर कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, वो लड़की अब भी जिंदा है और उस लड़की के बाप के बारे में सारी जगह मैसेज फैला दो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनेजर किम को, जो अभी सड़क में पहुंच चुके होते हैं जहां पे उनको लग रहा होता है उन्हें मिंजी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही मैनेजर किम अपने सामने देखते हैं तो सड़क पूरी तरह से खाली होती है, मिंजी वहाँ पे नहीं होती। लेकिन मैनेजर किम को एक बात तो कन्फर्म हो गई होती है कि मिंजी अभी जिंदा है और यही बात उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं मिंजी को, जिसे अभी एक कार में लिफ्ट मिल चुकी होती है। जिन्होंने मिंजी को लिफ्ट दी होती है, मिंजी उन्हें कहती है, मुझे लिफ्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस कार के अंदर अभी मिंजी होती है वो एक काले रंग की कार होती है। साथ ही साथ में चेयरमैन जू के सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंच चुका होता है कि अभी तक वो लड़की जिंदा है। वही जो मैनेजर नैम होता है चेयरमैन जू को कॉल मिला के उनको सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चेयरमैन जू अपना कॉल पिक नहीं कर रहा होता। मैनेजर नैम के साथ का बंदा मैनेजर नैम को कहता है, सर चेयरमैन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, हमने उनकी गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश करी लेकिन लगता है कोई गड़बड़ है। मैनेजर नैम कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? दूसरा बंदा कहता है, चेयरमैन की गाड़ी बिना रुके यहाँ से सीधा चले गई। इसके बाद हम देखते हैं चेयरमैन जू की गाड़ी का सीन, जहाँ पे चेयरमैन जू का ड्राइवर अभी बोल रहा होता है, सर मानना पड़ेगा जिंदगी काफी सारे चमत्कारों से भरी पड़ी है। चेयरमैन जू एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, मुझे यकीन नहीं होता ये लड़की खुद चल के हमारे पास आ गई। लगता है अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और अभी हम देखते हैं जो मिंजी होती है चेयरमैन जू की कार के अंदर ही बैठी हुई होती है, जिसको अभी नींद आ चुकी होती है। यानी कि मिंजी की किस्मत सच में काफी ज्यादा खराब है, उसको लिफ्ट भी मिली तो चेयरमैन जू से। चेयरमैन जू अपने ड्राइवर को एक स्माइल के साथ कहता है, हान इस लड़की को नहलाओ धुलाओ और मेरे कमरे में भेजो। वहीं दूसरी तरफ जो मैनेजर किम होता है किसी बंदे को कॉल मिलाते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं, मिंजी अभी जिंदा है, इसका मतलब मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से मिंजी तक पहुंचना होगा। इसके बाद मैनेजर किम कॉल वाले बंदे को कहते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें कॉल करी है क्योंकि मुझे कुछ चाहिए। कॉल वाला बंदा कहता है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैनेजर किम कहते हैं, क्या मेरे पास अब भी
किसी को जान से मारने का लाइसेंस है या फिर नहीं। तो क्योंकि अब मैनेजर किम को पता चल चुका है कि मिंजी जिंदा है, इसलिए वो अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकते और इसलिए अब आगे हमें और ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो खैर इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं और जाते जाते आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। देखो आगे से ऐसा हो सकता है कि मैं रोज वीडियोस अपलोड ना कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं एक एक दिन के हिसाब से वीडियो अपलोड करता हूँ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ही कम लेंथ की मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि एक दिन में इतना समय मिल ही नहीं पाता कि मैं लंबी वीडियो बना सकूं। और इसलिए आगे ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक दो दिन रुक के वीडियो बनाऊं और जब मेरी वीडियो आएगी तो वो लंबी वीडियो होगी। हालांकि कभी कभी कम लेंथ वाली वीडियो भी आ जाया करेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक दो दिन का समय लेके लंबी वीडियो बनाऊं और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि नई मानवास को भी एक्सप्लेन करूं। तो आई होप आप मेरी सारी बातें समझ चुके होंगे और अब मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।